तो ये रहे कक्षा 10 केमिस्ट्री के नोट्स। आज हम इनमें छिपी कुछ मज़ेदार चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अम्ल, क्षार, धातुएं, अधातुएं और हाँ, कार्बनिक यौगिक भी हैं। देखते हैं ये सब क्या है। हाँ, ये बेसिक्स हैं पर काफी दिलचस्प हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले अम्ल और क्षार। नोट्स कहते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बिल्कुल। और क्षार कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो हुई पहचान। हाँ, और अर्हीनियस ने समझाया था कि पानी में अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन। अच्छा। और देखिए इनकी ताकत भी अलग अलग होती है। कुछ होते हैं प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, जो पानी में जाते ही पूरे के पूरे आयनों में टूट जाते हैं। ओके। और कुछ होते हैं दुर्बल यानी वीक, जो थोड़े कम आयन बनाते हैं। तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, प्रबल और दुर्बल का? अरे बहुत मतलब है। जैसे हमारे पेट का एसिड वो काफी प्रबल है, तभी तो खाना पचता है। उसका pH 1 के आसपास होता है। ओह। हाँ, और जैसे मिट्टी का pH वो सही होना चाहिए पौधों के लिए, न ज्यादा अम्लीय न ज्यादा क्षारीय। ये सब इसी पर निर्भर करता है। और ये pH स्केल सोरेनसन ने दिया था। ये H+ आयन की ताकत ही मापता है, 0 से 14 तक। समझ गया। तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बनता है, जैसे अपना साधारण नमक NaCl। हाँ बिल्कुल, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस पानी। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नोट्स में कुछ खास लवणों का जिक्र भी है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 .½ H2O। ये आधा पानी का अणु क्या चक्कर है? हाँ, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमी मतलब आधा। जब इसमें पानी मिलाते हैं ना, तो ये वापस जिप्सम बनकर सख्त हो जाता है। अच्छा, तभी वो टूटी हड्डी जोड़ने या मूर्तियां बनाने के काम आता है। सही पकड़ा। और दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये तो सफाई और कीटाणु मारने में काम आता है, विरंजन के लिए भी। ओके, अब आते हैं धातु और अधातु पर। धातुएं चमकदार, कठोर और उनको पीटकर चादर बना सकते हैं। आघातवर्ध कहते हैं उसे। और खींचकर तार भी बना सकते हैं, मतलब तन्य। हाँ, तन्य। नोट्स में लिखा है सोना सबसे ज्यादा तन्य है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार। हाँ, अविश्वसनीय है ना। और धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक भी होती हैं, मतलब करंट आसानी से पास होता है। और अधातुएं? वो बिल्कुल उल्टी। ज्यादातर हाँ, भंगूर होती है, मतलब चोट मारने पर टूट जाती हैं। चमक नहीं होती आयोडीन को छोड़कर, और ऊष्मा बिजली की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट वो तो कार्बन है, अधातु पर बिजली चलाता है। हाँ, ग्रेफाइट एक अपवाद है, उसकी संरचना ऐसी होती है। और कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु के। उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे सिलिकॉन। अच्छा, ये सब गुण निर्भर करते होंगे कि उनके परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, मतलब वो बंधन। बिल्कुल, रासायनिक बंधन। नोट्स में 2 मुख्य प्रकार बताए हैं, आयोनिक और सहसंयोजक। आयोनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना देना। हाँ, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बनाते हैं। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, आयन बन गए और आकर्षण से जुड़ गए। और सहसंयोजक? उसमें साझेदारी होती है, परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर H2 अणु बनाते हैं। समझ गया। अच्छा, अब धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की बात करते हैं। अयस्क मतलब कच्ची धातु जिसमें गंदगी मिली होती है। हाँ, अयस्क में धातु के यौगिक के साथ मिट्टी, पत्थर जैसी अशुद्धियां मिली होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। और इस अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की पूरी प्रक्रिया है धातु कर्म, मतलब मेटलर्जी। इसके क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब फालतू की गंदगी हटाना। इसके कई तरीके हैं, जैसे सल्फाइड अयस्कों के लिए फेन प्लवन विधि इस्तेमाल होती है। फेन प्लवन, झाग बनाकर? हाँ, कुछ वैसा ही। फिर दूसरा कदम है धातु के यौगिक को उसके ऑक्साइड में बदलना। ये ज्यादातर निस्तापन या भर्जन से होता है। निस्तापन में हवा की गैर मौजूदगी या कम मात्रा में गर्म करते हैं, और भर्जन में हवा की मौजूदगी में। ओके, ऑक्साइड बन गया। फिर उस ऑक्साइड से धातु को अलग करते हैं। इसे अपचयन कहते हैं।
कार्बन या किसी ज्यादा क्रियाशील धातु का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन हटा देते हैं। और आखिर में धातु को और शुद्ध करते हैं, जिसे परिष्करण कहते हैं। इसके भी कई तरीके हैं, जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण। वाह, काफी लंबा प्रोसेस है। अच्छा, नोट्स में मिश्र धातुओं का भी जिक्र है। पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, ये क्यों बनाते हैं? शुद्ध धातु क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि मिश्र धातु जो दो या ज्यादा धातुओं या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती है, उसमें अक्सर ज्यादा अच्छे गुण होते हैं, जैसे ज्यादा मजबूती या कठोरता या फिर जंग न लगना। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता? हाँ, वो लोहे, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण है। बिल्कुल। और लोहे को जंग से बचाने के और भी तरीके हैं। पेंट कर दो, तेल लगा दो या फिर यशद लेपन कर दो। यशद लेपन, वो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, मतलब लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना। जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, तो अगर खरोंच भी लग जाए तो जिंक खुद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, लोहे को बचा लेता है। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। नोट्स में कुछ क्यों वाले सवाल भी हैं, बड़े मजेदार। जैसे सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। हवा में खुला छोड़ दें तो आग पकड़ लेता है, पानी में डालें तो भी धमाका हो जाता है। केरोसिन उसे हवा और नमी से बचाता है। अच्छा, और सोना चांदी गहनों के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील हैं, आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो इनकी चमक बनी रहती है। ये खराब नहीं होते, जंग नहीं लगता। सही है। और एल्युमिनियम के बर्तन क्यों बनते हैं? एक तो हल्का होता है, दूसरा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, तो खाना जल्दी बनता है, और तीसरा ये हवा के संपर्क में आने पर अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली मजबूत परत बना लेता है। अच्छा। हाँ, और ये परत उसे आगे और खराब होने से, मतलब संक्षारण से बचाती है। समझ गया। एक और सवाल था, तांबे के बर्तन नींबू या इमली से क्यों साफ हो जाते हैं? उन पे हरी परत जम जाती है ना कभी कभी। हाँ, वो हरी परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। अच्छा। जो हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनती है। ये क्षारीय होती है। तो नींबू या इमली में होता है अम्ल। हाँ। सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। ये अम्ल उस क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे घुला देता है और बर्तन फिर से चमक जाता है। वाह, केमिस्ट्री तो रसोई में भी काम आ रही है। हर जगह है। आखिर में नोट्स में कार्बनिक रसायन का थोड़ा सा जिक्र है। कार्बन और उसके यौगिक वोलर की कहानी भी है। हाँ, फ्रेडरिक वॉलर। पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक जैसे यूरिया सिर्फ जीवित प्राणियों के शरीर में ही बन सकते हैं, किसी जीवन शक्ति के कारण। अच्छा। हाँ, लेकिन वॉलर ने 1828 में लैब में अकार्बनिक चीजों से यूरिया बना दिया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने उस जीवन शक्ति सिद्धांत को खत्म कर दिया। तो मतलब कार्बनिक रसायन के नियम भी वैसे ही हैं जैसे बाकी रसायन के? बिल्कुल। कार्बन की खासियत ये है कि वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जोड़कर लंबी लंबी चेन और रिंग बना सकता है। इसी वजह से कार्बन के लाखों यौगिक मौजूद हैं। हमारे शरीर के प्रोटीन, डीएनए सब कार्बन पर ही तो आधारित हैं। तो इन नोट्स से घूम फिरकर एक बात तो साफ है। क्या? कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब की चीज नहीं है। ये तो हमारे चारों तरफ है, हर चीज में, हमारे अंदर भी बाहर भी। बिल्कुल सही कहा। हमारे पेट के एसिड से लेकर हमारे बर्तनों तक, कपड़ों तक, दवाओं तक, हर जगह यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। आज की इस बातचीत के बाद ये सोचना तो बनता है कि हम रोज जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कितना विज्ञान छिपा है। हाँ, और शायद अगली बार जब आप कोई साधारण सी चीज देखें तो सोचें कि इसमें कौन सा रासायनिक सिद्धांत काम कर रहा होगा।